Okay. So we will begin with the fourth state of matter. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा बोलते हैं. नाउ जैसे हमने पढ़ा था, तीन स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उनके प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए थे. नाउ वी नीड टू नो कि प्लाज्मा जो है वो किस चीज से बना हुआ है. ऑब्वियसली इट विल बी मेड अप ऑफ मैटर, पर मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा प्लाज्मा के अंदर. सो प्लाज्मा के अंदर मैटर जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस. ये आयोनाइज्ड गैस जो होंगे इनमें बहुत एनर्जी होगी. दे विल बी सुपर एनर्जेटिक एंड दे विल बी सुपर एक्साइटेड. ये जो एक्साइटेड आयोनाइज्ड गैस जो है दे विल बिकॉज दे आर आयोनाइज्ड दे विल ग्लो. अब हम प्लाज्मा को कहाँ देख सकते हैं? सो वी कैन फाइंड प्लाज्मा इन नियॉन साइन बल्ब. जो नियॉन के साइन बल्ब होते हैं, ग्लो करते हैं, वहां पे प्लाज्मा का यूज होता है. इन फ्लोरेसेंट ट्यूब एज वेल. So these are the things that consist plasma. Now inside a neon sign bulb, there is neon gas. Neon gas हमने atomic structure में देखा था. उसका atomic number is 10 and atomic number 10 है तो first orbit में there will be 2 electrons. Correct? फिर second orbit में बाकी के 8 electrons fit होंगे. So as you know, neon जो है उसका outermost orbit completely filled होगा. So it is a स्टेबल गैस. ये इनर्ट गैस होता है. अब इनर्ट गैस को हम आयोनाइज्ड गैस कैसे बनाएंगे? इनर्ट गैसेस तो रिएक्ट यूजुअली करते नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे. तो क्या होगा, नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोनाइज्ड गैस. ये आयोनाइज्ड गैस जो होंगे इनमें काफी एनर्जी होगा बिकॉज वी प्रोवाइडेड दैट एनर्जी. करेक्ट? एंड अलोंग विद दैट प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो ग्लो करेगा. एंड दैट ग्लो, द कलर ऑफ द ग्लो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. कौन सा गैस हम यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ऑल द स्टार्स ग्लो. अब स्टार्स में जो ग्लो होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा. सन भी एक स्टार है एंड सन ऑल्सो ग्लोज. अब स्टार और सन जो होते हैं उनमें जो प्लाज्मा होता है वो कैसे क्रिएट होता है? वहां पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन नॉट प्रोवाइड, राइट? सो वहां का जो प्लाज्मा है इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. सन और स्टार्स का बहुत हाई टेम्परेचर होता है. वो हाई टेम्परेचर के वजह से सच आयोनाइज्ड गैस आर क्रिएटेड विच मेक्स देम ग्लो. ये था प्लाज्मा स्टेट जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है. नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं. ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इन 1920 एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था. उन्होंने कैलकुलेशंस किए थे और रिसर्च किए थे फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. उनके कैलकुलेशन और रिसर्च के बेसिस में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था ये एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसा होगा, उसका मॉडल प्रिडिक्ट किया था. एंड दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन द ऑनर ऑफ both of these scientists who contributed the knowledge towards this topic. Moving on, जब 2001 में there were 3 other researchers, Cornell, Ketterell and Wayman. ये तीनों यूनाइटेड स्टेट्स के थे and they got a Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ मैटर था उनको लैब में अचीव कर लिया था. ये कैसे अचीव किया था? तो दे कूल्ड ए गैस जिसका डेंसिटी जो है वो काफी कम था. ऐसा गैस उन्होंने कूल किया और ये जो कूलिंग था वो बहुत ही सुपर लो टेम्परेचर में था. तो एक लो डेंसिटी गैस को सुपर लो टेम्परेचर में कूल करने पे वी कैन अचीव द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. यहां तक सबको क्लियर हो गया? Everyone, is it clear? Okay. तो यहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीटली खत्म हो जाता है. वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक जो कि हीट है. सो ये हीट जो है
यू विल फाइंड दिस चैप्टर इन 7th and 8th का एनसीईआरटी। यहाँ से जो 2 चैप्टर्स मैंने कंपाइल किए हैं, हीट और कंबशन चैप्टर का नाम है। सो मूविंग ऑन, हीट क्या होता है? हीट जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है हीट। हीट को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ऑलराइट, तो थर्मल एनर्जी जो हमारा हीट है, हाउ कैन वी कैन फील हीट? ये हमको पता है, अगर हम कुछ हॉट छुएंगे तो वी नो कि ये हॉट है। कोल्ड वाटर को टच करेंगे तो वी नो इट इज कोल्ड। ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है, वो भी हमको एक आइडिया दे देता है ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या फिर कोल्डनेस के बारे में। पर ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है, इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट एंड इट इज नॉट वेरी रिलायबल। ये सेंस ऑफ टच जो है, इट इज वेरी रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने हाथ को एक हाथ को कोल्ड वाटर में डालेंगे एंड एक को मॉडरेटली हॉट वाटर में डालेंगे, एंड वी विल कीप इट देयर फॉर अ मिनट, एंड आफ्टर दैट टेक आउट योर हैंड एंड पुट इट इन अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। तो जो हाथ गर्म पानी से निकाला है, यू विल फील द रूम टेम्परेचर वाटर टू बी कूल। करेक्ट, वो ठंडा लगेगा हमें छूने में। पर जो ठंडे पानी से हाथ निकाला है, इन दैट हैंड वी विल फील द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है, इट इज नॉट वेरी रिलायबल फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें एक मोर रिलायबल टर्म की जरूरत है। सो मोर रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टेम्परेचर हम किस चीज से मेजर करेंगे? सो ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। ओके, नाउ थर्मोमीटर जो होते हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली देर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, पर हम लोग 2 ही करने वाले हैं डिस्कस। तो फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को मेडिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जो हम यूज करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सच ए थर्मोमीटर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, जिसके एंड में एक बल्ब होगा। वो बल्ब जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल कॉल्ड मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया गया, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि मर्क्यूरी जो है, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, उसका स्टेट लिक्विड होगा। सो इट इज इजी टू मेजर विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो फ्लो होता जाएगा, विच इज वाई वी यूज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल इज Hg। ओके, यस। सो द क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होगा, उसमें यू कैन फाइंड 2 स्केल्स। एक तो सेल्सियस स्केल रहेगा, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड सेल्सियस स्केल के ऊपर देर इज अनदर स्केल जिसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। वो दोनों भी स्केल प्रेजेंट होंगे, कोई कोई में एक भी होता है, डिपेंड्स। ये है स्ट्रक्चर क्लिनिकल थर्मोमीटर का। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है, इट इज वेरी लिमिटेड। यू कैन सी इसका रेंज यहाँ पे 35 से 42 तक जा रहा है। इट इज इन फ़ारेनहाइट। इसका रेंज इतना कम क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, इट फॉल्स विद इन दिस रेंज ओनली, इसीलिए इसका रेंज ज्यादा बड़ा नहीं किया गया है। ओके, सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर बताया गया है पे 37, इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 37 डिग्री ही आए हमारा टेम्परेचर हर समय। ओके, इट कैन बी स्लाइटली हायर और इट कैन बी स्लाइटली लोअर। स्लाइट चेंजेस यू कैन सी वेरिंग फ्रॉम पीपल। और ये जो नंबर जो डिटरमाइन किया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहाँ से आया? तो ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल का टेम्परेचर कंसिडर किया गया और उसका एवरेज निकाला गया। सो इट केम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। इसके आसपास अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहा, तो इट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और किसी चीज का टेम्परेचर हम इससे मेजर नहीं कर सकते, कोई केमिकल का, बॉइलिंग वाटर का, ये सब का टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते।
ओके, एज आई सेड, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर का रेंज है इट इज बिटवीन 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए थर्मोमीटर का भी रेंज उतना ही होता है। यहाँ पे प्रिकॉशन बताया गया है कि थर्मोमीटर को, क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी और चीज के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट इट इन हॉट वाटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इट विल ब्रेक। ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ये तो हमने सुना था। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है थर्मोमीटर का। जो हमारा वेदर रिपोर्ट्स होता है उसको मेजर करने के लिए वी यूज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इट मेजर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड हम सेट कर दे, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स, तो उसका ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर देगा। दैट इज योर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर विच इज यूज्ड फॉर वेदर रिपोर्ट्स। ओके, अभी बात की गई थी क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो ये दोनों भी यूनिट है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इन दोनों के अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और यूनिट देखा था, कोई बता सकता है वो कौन सा यूनिट था? यस, इट वाज केल्विन। केल्विन हमने देखा था और अभी हम फ़ारेनहाइट देख रहे हैं। तो टोटल 3 यूनिट्स हो जाएंगे टेम्परेचर के, जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो सेल्सियस जो है उसका अगर मैं सॉरी, हाँ, सेल्सियस जो है अगर उसको मैं डिफाइन करूं, जो उसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, तो वो टेम्परेचर हम कैसे लेते हैं? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को सेंटीग्रेड स्केल में हम 0 बोलते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसको हम 100 लेते हैं, और 0 से 100 के बीच में डिविजन होगा, और सब जीरो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेंटीग्रेड का स्केल डिटरमाइन किया जाता है। वैसे ही फ़ारेनहाइट का स्केल जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे 32 का रीडिंग देगा। इंस्टेड ऑफ 0 इट विल गिव द रीडिंग ऑफ 32। और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में इंस्टेड ऑफ 100 इट विल गिव द रीडिंग ऑफ 212। तो ये रीडिंग आएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में फॉर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर हम, मेरे पास सेल्सियस में है टेम्परेचर, हाउ विल आई कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट? तो इसका रिलेशन यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। सेंटीग्रेड में अगर निकालना है टेम्परेचर एंड वी हैव द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। आई मीन, सेल्सियस में है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये दो फॉर्मूला है। एंड अगर हमको सेल्सियस में आ जाएगा तो वी कैन कैलकुलेट केल्विन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर में आते हैं, जो हमारा सेकेंड मेजर टाइप था, जो कि लैब थर्मोमीटर था। अब ऐसे थर्मोमीटर जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है? तो रेंज का डिफरेंस पड़ जाता है। रेंज जो है इसका इसका हम देखेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 तक जा रहा है। कोई ये जो हमारा लैब थर्मोमीटर होता है इसका रेंज डिफर करता है, हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट बियॉन्ड 110 जाएगा तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द थर्मोमीटर विद द रीडिंग ऑफ 135, जिसका मैक्सिमम रीडिंग 135 तक जाए। सो लैब थर्मोमीटर जो है दे विल बी मोर एक्यूरेट, उनका जो डिवीजन होगा वो ज्यादा होगा बिटवीन टू सेल्सियस। जो डिवीजन होगा यू कैन 0.2 का भी डिवीजन मिलेगा, 0.5 सेंटीग्रेड का भी डिवीजन मिलेगा, टू गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट। तो यही डिफरेंस था। हाँ, एक और डिफरेंस जो है ना वो हाँ, यहाँ पे है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें एक किंग करके कुछ मिलेगा। ये किंग जो होता है इसको हम कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। इसका क्या जॉब है? इसका ये जॉब है, जब हम
थर्मोमीटर को रखेंगे रूम टेम्परेचर में तो मर्क्यूरी फ्लो ना हो, इसीलिए यहाँ पे किंक लगाया गया है। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर में क्या होगा, मर्क्यूरी फ्लो हो जाएगा, किंक के रहने के बावजूद भी वो फ्लो होने वाला है, पर रूम टेम्परेचर में फ्लो ना हो तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक लगाया गया। ये इसमें नहीं मिलेगा लैब थर्मोमीटर में। और लैबोरेटरी थर्मोमीटर से अगर हम मेजर करेंगे किसी चीज का टेम्परेचर तो वी नीड टू कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट। और थर्मोमीटर का जो बल्ब है इट कैन नॉट टच द सरफेस ऑफ योर वेसल या फिर बीकर, किसी भी चीज का सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोज टू। दैट वाज ऑल अबाउट थर्मोमीटर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, वो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हमारा टॉपिक है इट विल बी कॉमन टू बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ट्रांसफर ऑफ हीट में हम क्या पढ़ेंगे, हम हीट के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि हीट कैसे फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हीट फ्लो होता है हमारा हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट से। हमेशा जो हीट होगा इट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कोल्ड ऑब्जेक्ट। So an object is a different, when an object at a temperature different from its surrounding, heat transfer takes place such that body and the surrounding reach the same temperature. Okay, ये जो पॉइंट है ना ये डिफ्यूजन के पॉइंट के जैसा है। ये जो हीट का ट्रांसफर है ये उस पॉइंट तक होगा जब तक दोनों बॉडी जो है उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। वंस इक्वल टेम्परेचर इज रीच्ड, ये ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी स्टॉप्ड। ओके, एग्जाम्पल में दिया हुआ है व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। तो इसमें क्या होता है, जो हम फायर के ऊपर पैन को रखेंगे, फायर का हीट जो होगा, फ्लेम का हीट, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पैन, क्योंकि फ्लेम में ज्यादा हीट एनर्जी होगा और पैन जो है इट विल बी द कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो हीट ट्रांसफर उस डायरेक्शन में होगा। एंड वंस वी रिमूव द पैन एंड रिमूव द पैन फ्रॉम फ्लेम एंड कीप इट असाइड, तो क्या होगा, पैन का सराउंडिंग जो है वो कोल्ड हो जाएगा और पैन हॉट रहेगा। तो पैन से टुवर्ड सराउंडिंग हीट का ट्रांसफर होगा अप अंटिल द पॉइंट दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। ये ट्रांसफर ऑफ हीट है। नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो 3 मोड में होता है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जो 3 मोड है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम। पहले कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। सॉरी, कंडक्शन जो है उसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है बिटवीन द सब्सटेंस जो कि एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। दे नीड टू बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, तभी कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। वो हमारा पैन और फ्लेम का एग्जांपल इसमें आ जाता है। फ्लेम और पैन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, उसके बाद पैन अपने सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। सो उसमें हीट फ्लो हो रहा था बाय द वे ऑफ कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। अब डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से हीट कंडक्ट कर रहा है या नहीं, वी क्लासिफाई मटेरियल एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। और प्लास्टिक, रबर, ये सब जो होता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम उसको इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्शन सबको क्लियर है? तो सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे अभी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करना नेसेसरी है। अब कन्वेक्शन जो होता है वो फेवरेबल होता है गैसेस के लिए। कंडक्शन सॉलिड के लिए था, यूजुअली सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर करेंगे, पर गैसेस जो है दे यूजुअली फेवर कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होगा, थर्मल एनर्जी जो है इट इज ट्रांसफर्ड, पर इसमें मैटर जो है उसका फ्लो होगा, उसका मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वाटर को हीट किया तो वाटर के ऊपर वाला जो फ्लेम होगा, जस्ट सेकंड, ओके, एक वेसल में हमने वाटर लिया है एंड वी आर प्लेसिंग इट
अपॉन अ फ्लेम। तो फ्लेम के कांटेक्ट में जो मतलब वाटर और फ्लेम तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे एक दूसरे के, पर जो वाटर फ्लेम के पास होगा वो हॉट होता जाएगा। करेक्ट। और जैसे वाटर हॉट होगा वैसे ही उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो वो जो हॉट वाटर है वो मूव होगा, वो ऊपर आ जाएगा। लो डेंसिटी मटेरियल जो होता है वो हमेशा ऊपर आ जाता है। तो हॉट वाटर विल राइज अप, और जो ऊपर का कोल्ड वाटर था वो नीचे आ जाएगा। तो इसके वजह से जो ऊपर के कोल्ड वाटर थे वो नीचे आ गए, और वो वाटर मॉलिक्यूल भी हीट हो जाएंगे, हॉट गर्म हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन हीट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा जब तक पूरा वेसल का वाटर इक्वल टेम्परेचर पे मतलब नहीं आ जाता। एंड वंस इट हैज अचीव्ड इट्स टेम्परेचर, सब टेम्परेचर इक्वल हो जाए एंड इट विल रीच द बॉइलिंग पॉइंट, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट रीच होने के लिए इट इज नेसेसरी कि सारे मॉलिक्यूल जो है उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाए। कन्वेक्शन का एक रियल नेचुरल फेनोमेनन अगर हम देखें तो वो लैंड एंड सी ब्रीज है। So there are two type of breeze, sea breeze and land breeze. ये जो अभी हम पढ़ेंगे इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन, और इसमें हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन होता है। तो क्या होता है इसमें, जो हमारा जब आफ्टरनून का टाइम होता है, जब सन टॉप में रहेगा तो डायरेक्ट हीट मिलेगा लैंड को। इन द कोस्टल एरियाज क्या होगा, जो हमारा बीच है, बीच में सैंड होगा। जो सैंड है वो सैंड और वाटर जो दोनों है वो दोनों हीट होंगे, वो दोनों कन्वेक्शन से हीट होंगे, पर रेट ऑफ हीट जो है सैंड का ज्यादा होगा। रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, हीट कैपेसिटी जिसको बोलेंगे, वो सैंड की ज्यादा होगी, और वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो कम होगा। तो सैंड जो है इट विल एब्जॉर्ब हीट एट अ फास्टर रेट। सैंड ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा जल्दी उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वेरएज वाटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, सैंड के ऊपर का जो एयर है वो वार्म होने लगेगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो सैंड के ऊपर वाला एयर है वो हॉट हो जाएगा, एंड वंस इट इज हॉट उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। डेंसिटी लो कैसे होता है, जब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो गैस एक्सपांड होने लगता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाएगी तो वार्म वाटर जो है वो फ्लो होगा टूवर्ड्स ओशन। और ओशन का जो मोर डेंस वाटर है वो वाटर बोल क्या, एयर, वार्म एयर है वो फ्लो होगा ओशन के तरफ, और ओशन का जो कूल ब्रीज है वो आएगा लैंड के तरफ। तो इसीलिए आफ्टरनून के टाइम जब हम बीच में खड़े होंगे तो वी कैन फील द सी ब्रीज जो कि कूल होगा। ये जो फेनोमेनन है यूजुअली आता है समर और स्प्रिंग के टाइम। विंटर में इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखाई देगा, पर समर के टाइम यू कैन फील द सी ब्रीज। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट या फिर इवनिंग में आफ्टर सन हैज सेट, तो प्रोसेस जो है हीटिंग के जगह कूलिंग का होगा। जैसे सी ब्रीज में लैंड जो है वो कूल हो रहा, हॉट हो रहा था, वैसे ही इसमें लैंड जो है वो कूल होगा। वंस अगेन रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा लैंड का और वाटर का, और रेट ऑफ कूलिंग सैंड का ज्यादा होगा। तो सैंड का जो कूल एयर होगा, ऑब्वियसली सैंड के ऊपर का जो एयर होगा वो भी जल्दी कूल हो जाएगा। वो कूल एयर पास और ओके, सैंड के ऊपर का एयर जो है वो जल्दी कूल हो जाएगा, और वाटर के ऊपर का जो एयर है उसको कूल होने में टाइम लगेगा, वो ज्यादा वार्म रहेगा। तो वार्म होने की वजह से वो डेंसिटी उसकी लेस रहेगी और वो फ्लो हो जाएगा लैंड के तरफ। तो अगर हम आफ्टरनून या फिर इवनिंग और नाइट में जाएंगे बीच में नाइट के टाइम, तो वी कैन फील वार्म ब्रीज फ्लोइंग टूवर्ड्स अस फ्रॉम ओशन। ऐसे ब्रीज को हम लैंड ब्रीज बोलेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एवरीवन? ओके, ये लैंड और सी ब्रीज था। मूविंग ऑन, ये कन्वेक्शन का लैंड और सी ब्रीज एग्जाम्पल था। अब हम थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है
उसका एग्जाम्पल मैं ले लूं तो सन और अर्थ जो है उसके बीच में स्पेस है जिसमें कोई मीडियम नहीं है। अभी हमने देखा कन्वेक्शन के टाइम और कंडक्शन के टाइम, कंडक्शन में तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नेसेसरी है और कन्वेक्शन के टाइम मैटर फ्लो होगा, पर सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है उसमें वैक्यूम है, उसमें कोई मैटर नहीं रहेगा, कोई मीडियम नहीं रहेगा। तो अगर कोई मीडियम नहीं है तो हीट कैसे आएगा? सन का तो हीट अर्थ को मिलता है, ये सबको पता है, पर वो हीट आता कैसे है? तो वो हीट आएगा बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता। तो रेडिएशन के प्रोसेस से सन का हीट अर्थ तक आता है। एज आई सेड, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मीडियम रहे या नहीं रहे, रेडिएशन जो है वो होगा। जो हमारा रूम का हीटर होता है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। और अगर हम यूटेंसिल को फ्लेम से दूर रखेंगे एंड इवेंचुअली यूटेंसिल जो है वो कूल हो जाएगा या फिर वाटर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। हमारी बॉडी भी हीट रेडिएट करती है टुवर्ड्स अवर सराउंडिंग। अभी मैटर, जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, दे ऑल रेडिएट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ऑल हॉट बॉडीज विल रेडिएट हीट। अभी ये हीट जो है, जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम हीट डाल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पार्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, नॉट कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट। जितना हीट हमने प्रोवाइड किया वो सब एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर वो किसी और चीज में ट्रांसमिट कर देगा, पास कर देगा किसी और को, या फिर वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। तो जो हीट हम दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। एक जो उसने एब्जॉर्ब किया, एक जो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और एक जो वो ट्रांसमिट करेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब्ड हीट के वजह से बढ़ता है। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड हीट डू नॉट प्ले अ रोल इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जो एब्जॉर्ब्ड हीट है उसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट है ये डिपेंड करता है कलर ऑफ द सब्सटेंस पे। अभी सब्सटेंस जो है वो अगर हमारा डार्क हुआ तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए सोलर कुकर का इनर वॉल और आउटर वॉल जो होता है, इनर वॉल नहीं, आउटर वॉल जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक कलर का पेपर, ताकि वो ज्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम समर्स में व्हाइट कलर का क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर जो है इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट। जितना हीट उसमें आएगा वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहेगा, हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो कम होगा व्हाइट कलर के क्लोथ में। इसीलिए वी आर एडवाइज टू वेयर व्हाइट कलर ड्यूरिंग समर। ओके, एक और पॉइंट है वुल का। विंटर के टाइम व्हाई डू वी यूज द क्लोथिंग मेड अप ऑफ वुल? तो वुल जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वुल का जो क्लोथिंग होता है उसमें बहुत सारे एयर के पोर होते हैं। जो एयर है वो वुल के दो फाइबर के बीच में ट्रैप हो जाता है, और ये ट्रैप्ड एयर है वो हीट फ्लो फ्लो ऑफ हीट जो होता है उसको प्रिवेंट करेगा। जो हमारी बॉडी से विंटर के टाइम हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर विल बी लेस देन अवर बॉडी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से हीट रेडिएट होगा सराउंडिंग में, ये ना हो इसीलिए हम वुलन क्लोथिंग पहनते हैं, जिसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड रहता है वुल क्लोथिंग के दो फाइबर के बीच में, फाइबर के मॉलिक्यूल के बीच में। वो ट्रैप्ड एयर जो है वो हमारी बॉडी से हीट को जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट रिटेन कर लेती है, सो वी फील वार्म। तो अभी एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर। तो ऐसे कौन से ब्लैंकेट को इन दोनों में से हम यूज करेंगे जिससे हमारी बॉडी का हीट रिटेन होगा? व्हाट विल बी द आंसर?
Tanu, you mean one thick blanket or two thin blankets? I think you mean one thick blanket. Okay, anyone else? ओके, इसका आंसर टू थिन ब्लैंकेट होगा। अगर टू थिन ब्लैंकेट जो है हम उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में जो एयर है इट विल बी ट्रैप्ड, सो इट विल गिव अस मोर वार्मथ, क्योंकि वो हमारे बॉडी का हीट जो है उसको रेडिएट होने नहीं देगा, क्योंकि जो उनके बीच में स्पेस है उसमें एयर है वो ट्रैप्ड रहेगा। सो वन थिक ब्लैंकेट विल बी द रॉन्ग आंसर। इस पे कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था। सो द आंसर इज टू थिन ब्लैंकेट्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका रीजन समझ में आया कि टू थिन ब्लैंकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? इट्स ओके तनु, मैंने भी मिस्टेक किया था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे भी लगा कि वन थिक ब्लैंकेट आंसर होगा, बट आंसर इज टू थिन ब्लैंकेट्स। सबको समझ में आया टू थिन ब्लैंकेट्स क्यों हम यूज करते हैं? यस, ओके। तो यहाँ पे हीट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है और उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंबस्शन का। ओके, सो कंबस्शन जो है वो क्या होता है? कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस होगा हमारा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के अपॉन वो हमको हीट देगा। सो व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कंबस्शन। अब जो सब्सटेंस है जिनका कंबस्शन होता है, जो कंबस्शन का प्रोसेस अंडरगो करते हैं, वी कॉल दो सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस कंबस्शन नहीं देते दे आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है उसका दूसरा नाम फ्यूल है। हमारे जितने भी फ्यूल है दे आर ऑल कंबस्टिबल। फ्यूल जो है हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये वाला पॉइंट वी विल डिस्कस लेटर। ओके, एक और बात, कंबस्टन जो होता है एट टाइम्स कंबस्टन अलोंग विथ हीट का इवॉल्व होने के साथ साथ वो लाइट को भी इवॉल्व करेगा। हीट तो इवॉल्व होना कंपल्शन है कंबस्टन में, पर कभी कभी लाइट भी इवॉल्व होता है। ओके, सो कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसके एग्जांपल्स है वुड, चारकोल, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी। हमारे जितने फ्यूल हम यूज करते हैं दे ऑल विल बी द एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी कंबस्शन होने के लिए कोई कोई चीज नेसेसरी होती है, हमें कोई कोई कंडीशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि कंबस्शन सक्सेसफुली हो पाए। तो उसमें से एक है एयर। एयर है, इट इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। अब क्यों नेसेसरी है एयर बर्निंग के लिए? उसमें ऐसा क्या है, एयर में ऑक्सीजन है। एयर का जो ऑक्सीजन है दैट विल हेल्प इन बर्निंग। जो ऑक्सीजन है इट विल नॉट बर्न इटसेल्फ, बट ऑक्सीजन जो होगा वो सपोर्ट करेगा बर्निंग को। सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। इसका एग्जाम्पल मतलब इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं। एक बर्निंग कैंडल है जो कि एक्सपोज है सराउंडिंग को, तो एयर को एक्सपोज है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसका जो बर्निंग होगा वो सपोर्ट होगा अप अंटिल कैंडल खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बी वाले इमेज में क्या किया गया है, कैंडल के ऊपर एक लिड रख दिया गया है ताकि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो फिक्स हो जाए। लिड के अंदर जितना एयर आएगा उतना ही मिले कैंडल को। तो क्या होगा, थोड़ी देर कैंडल जलेगा और जब सारा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, उस पॉइंट में ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगा। सो दिस प्रूव्स कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इग्निशन टेम्परेचर का। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर सब्सटेंस को वो जब फायर कैच करता है, उसको जो फायर कैच करने के लिए एक लोएस्ट टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। उससे लो टेम्परेचर अगर हम देंगे उसको तो वो फायर नहीं कैच करेगा। तो ये जो लोएस्ट फिक्स्ड टेम्परेचर होता है विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टू मटेरियल, ये टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं।
अगर हम इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आग नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन का भी इग्निशन टेम्परेचर होता है कोई, उसका स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर के नीचे का टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया तो केरोसिन में आग नहीं लगेगा। पर उससे उसके इक्वल या फिर उसके अबव टेम्परेचर अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो केरोसिन विल कैच फायर। A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature. ये पॉइंट तो हमने देखा अभी, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। ये भी बताया मैंने, इग्निशन टेम्परेचर मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, इसीलिए हम केरोसिन को बहुत कॉशन से यूज करने का एडवाइस दिया जाता है हमें, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो है और अगर उसको थोड़े से भी हीट में एक्सपोज किया तो इट विल कैच फायर। यही अगर हम वुड का इग्निशन टेम्परेचर देखेंगे तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। सिर्फ एक फ्लिकर ऑफ मैच से वुड नहीं जलेगा, यू विल नीड टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू वुड, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट आई मीन, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। एक बार वुड का इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तभी वुड फायर कैच करेगा। हाउएवर केरोसिन जो है वो एक छोटे से स्पार्क से भी कैच कर लेता है फायर, इसीलिए हम कहते हैं केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोअर है एज कंपेयर टू वुड। अब ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे हमने केरोसिन का देखा, वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर विल बी वेरी लो and they will easily catch fire when exposed to a little amount of heat. अब इसका एग्जाम्पल आता है एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल। अल्कोहल में भी हम देखते हैं बहुत जल्दी आग लग जाता है अल्कोहल में भी। एलपीजी हमारे घर का कुकिंग गैस होता है, जो हमारे लाइटर का एक स्पार्क होता है उससे उसमें आग लग जाता है। सो दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को कॉशन के साथ यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया, इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये सब? ओके okay. अब मैंने जैसा बताया था कि कंबस्शन के लिए हमें कोई कोई कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, नेसेसरी कंडीशन होते हैं जिनके एक, अगर ये जो यहाँ पे 3 कंडीशंस बताए गए हैं इसमें से कोई एक भी मिसिंग रहा तो कंबस्शन नहीं हो पाएगा। सो फर्स्टली फ्यूल का होना जरूरी है, क्योंकि फ्यूल ही तो कंबस्ट करेंगे ना हम। सो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्शन इज फ्यूल। अब सेकंड है एयर। जैसे कि मैंने बताया था, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा बर्निंग को। और तीसरा है हीट। अब हीट जो है वो हमको इतना प्रोवाइड करना होगा जितना वो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है, उतना या उससे ज्यादा। अगर ये तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं रहा तो कंबस्शन नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन: फ्यूल, एयर एंड हीट। A substance will not burn without one or more of these conditions. ठीक है। अभी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा मशीन होता है या फिर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फायर को बंद कर सके, फायर को कट कर सके। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा देता है सीन से। तो अभी इन तीनों में से कोई एक हट जाएगा तो फिर फायर तो अपने आप रुक जाएगा, कंबस्शन नहीं हो पाएगा। So that is the job of fire extinguisher. Okay, so methods of controlling fire. तो फर्स्ट वन इज वाटर। वाटर जो है वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, पर बेस्ट नहीं है ये। वाटर जो है इट कैन बी यूज्ड टू पुट आउट फ्लेम्स, फायर जो कि लोअर लार्ज स्केल फायर जो होगा वाटर उसको नहीं बंद कर सकेगा, इट वोंट बी दैट इफेक्टिव। पर फायर ऑन लोअर स्केल कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर। वाटर का एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वजह से जो फायर होगा ना उस पे उस वाटर को हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज वाटर जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर को अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यूज किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी को एक मीडियम मिल जाएगा कंडक्ट होने के लिए, एंड इट विल बी हार्मफुल। एक और डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है कि जब ऐसे फायर हो
जो कि ऑयल के वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल या पेट्रोल के वजह से कॉज हुआ हो, उस फायर को पुट आउट करने के लिए वी कैन नॉट यूज वाटर। वाटर जो होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर जो है वो ऑयल से ज्यादा हैवी होगा और वाटर सिंक हो जाएगा ऑयल में, और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा वाटर के, और ऑयल ऊपर आने के बाद इट विल कंटिन्यू टू बर्न व्हाइल वाटर विल बी बिलो द ऑयल। ऐसा हम ऑयल स्पिल्स जो ओशन में होता है उसमें देखते हैं, उसमें आग लग जाता है तो ऊपर ही फायर रहता है और नीचे वाटर रहता है, और वाटर के होने के बावजूद भी फायर जो है वो बंद नहीं होता, क्योंकि बीच में एक ऑयल का लेयर आ जाता है। जब तक वो ऑयल का लेयर का कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा तब तक फायर रहेगा। तो ये दो डिसएडवांटेज थे वाटर को यूज करने के लिए। तो इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो सेकेंड वाला इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हमारा मॉलिक्यूल है उससे हैवी होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हैवियर मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने वाटर और ऑयल के केस में देखा था, हैवियर मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो सराउंड कर लेगा फायर को एक ब्लैंकेट के जैसे, और ऑक्सीजन को फायर के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा, तो फायर अपने आप बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मोस्ट केसेस में जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, छोटा वाला सिलेंडर, उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है नोजल दबाने पे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत हाई अमाउंट लिबरेट हो। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने का एडवांटेज ये है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, और हमें भी कोई हार्म नहीं होगा उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज करने पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जो हमारा रेड कलर का छोटा कैन रहता है फायर एक्सटिंग्विशर का, आई थिंक उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं, जो जिसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है सिलेंडर के अंदर, और एक कैप्सूल रहता है नोजल जहां पे रहता है ना वहां पे ही, उस कैप्सूल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, नॉट हाइड्रोक्लोरिक, आई थिंक इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक कैप्सूल रहेगा। जब हम नोजल प्रेस करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका कैप्सूल वो ब्रेक हो जाएगा, और वो बेकिंग पाउडर के कांटेक्ट में आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में, और इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा जिससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई प्रेशर में रिलीज होगा। ये था मैकेनिज्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ तक सबको समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों यूज करते हैं वाटर के जगह? व्हाई इज इट प्रेफरेबल? एवरीवन? ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे। कंबशन के भी टाइप होते हैं, और यहाँ पे तीन टाइप ऑफ कंबशन डिस्कस किया गया है। एक है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब क्या होता है? अगर सब्सटेंस जो है वो काफी रैपिडली बर्न हो रहा है और हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। अगर हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे सब्सटेंस को और वो बहुत रैपिडली फायर पकड़ लेगा, तो ऐसे कंबस्शन को हम रैपिड कंबस्शन बोलते हैं। रैपिड कंबस्शन हम केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी ये सब में देखते हैं। थोड़ा सा एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने पे वो रैपिडली बर्न हो जाता है जब तक उसका पूरा क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो जाए। तो ये था रैपिड कंबस्शन। अभी दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस का दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, कंटिन्यूअस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन मतलब ऐसा टाइप का कंबस्शन जो कि इंस्टेंटली हो जाए। मतलब अगर हमारे पास एक मटेरियल है, इफ वी एक्सपोज इट टू एयर, एयर के एक्सपोजर में आने के बाद इट विल कैच फायर, उसको एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सोडियम मेटल जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन दिखाता है। सोडियम मेटल को हम यूजुअली केरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, पर जैसे ही हम केरोसिन से निकालेंगे सोडियम को एंड वी विल वाइप आउट द लेयर ऑफ केरोसिन, क्या होगा? सोडियम मेटल विल कम इन कांटेक्ट विथ एयर एंड इट विल इंस्टेंटली कैच फायर अप अंटिल द पॉइंट जो हमारा सोडियम मेटल है वो लिक्विड नहीं बन जाए। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस को एक्सपोज करने पर रूम टेम्परेचर पे अगर फॉस्फोरस को हमने एक्सपोज किया तो इट विल इंस्टेंटली बर्न, हमको उसको हीटिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें डिफरेंस इन दोनों में यही है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमें हीट देने की कोई जरूरत नहीं, वेरएज रैपिड कंबशन में हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल हीट। अभी थर्ड टाइप ऑफ कंबशन है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होता है, ऐसे मटेरियल जिन पे थोड़ा सा भी प्रेशर या हीट अगर एक्सर्ट किया जाए तो वो एक्सप्लोड हो जाए और बहुत बड़ा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, लाइट और साउंड, ये तीनों चीज प्रोड्यूस करे। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल, और ये कंबशन होता है एक्सप्लोजन। तो कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न सडनली विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। हमें प्रेशर या फिर हीट अप्लाई करना होगा थोड़ा सा और ये बर्न हो जाएगा। अभी एक्सप्लोजन का एक फीचर क्या है कि वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स आ जाता है इसका। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप ऑफ कंबस्शन देख लिया, कंबस्शन, कंबस्टिबल सब्सटेंस देखा, और कंबस्शन क्या होता है ये सब देखा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ ऐड करना है? एवरीवन? हाँ, डायनामाइट भी एग्जाम्पल एक्सप्लोजन का। So with this, I will conclude today's topic. एक दो और पार्ट बचा हुआ है which we will do in next lecture. नेक्स्ट लेक्चर का 5 मिनट लगेगा वो खत्म करने में, 5-10 मिनट। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, या फिर कुछ ऐड करना है किसी को? ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।